हेलो एवरीवन। पिछले वर्किंग डे पे हमने चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसका टेस्ट पेपर देखा था। आज हम उसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। एज यूजुअल हमारा 1 नंबर वाला या 2 नंबर के 1 या 2 नंबर के जो भी एग्जाम में एग्जामिनर उचित समझता है उसके 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर का टेस्ट चल रहा था। टोटल मार्क्स 10 थे, 10 मिनट में आपको करना था और 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। तो आइए देखते हैं उनके सॉल्यूशन क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डज एनी परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आंसर है इसका कि देखिए प्रकृति में जो है कोई भी वस्तु हो वो परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु नहीं कही जा सकती। किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी मटेरियल पर आप कोई बल लगाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में परिवर्तन जरूर करती है। हो सकता है कि वो परिवर्तन बहुत ही छोटा हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, और जैसे ही हम बल हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के आसपास से हमें दिखाई देती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। वो हम नोटिस कर पाए या नहीं कर पाए वो एक अलग बात है। इसलिए क्योंकि एकदम ओरिजिनल स्टेट में वापस कोई भी मटेरियल नहीं आ पाता प्रकृति में, तो हम ये कहते हैं कि प्रकृति में कोई भी मटेरियल जो है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड व्हाट विल हैपन टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। यानी हुक के प्रत्यास्थता नियम के अनुसार अगर प्रतिबल को बढ़ाया जाता है तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम ये जानते हैं कि हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है वो नियत होता है और उसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कह देते हैं। लेकिन कहते क्या है कि हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियत रहता है। इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी जैसे ही इसने कहा कि हम प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं तो अनुपात पे क्या असर पड़ेगा, तो जैसे प्रतिबल बढ़ेगा उसी के साथ विकृति बढ़ जाएगी क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो आप प्रतिबल को कितना भी बढ़ा लीजिए अनुपात हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि प्रतिबल को बढ़ाने के साथ में ही विकृति का मान अपने आप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डज द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द वायर। यानी कि अगर कोई भी तार है उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है यानी कि उसे तोड़ने वाला जो तनाव बल है वो मटेरियल की प्रकृति पर डिपेंड करता है क्या। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर तोड़ने के लिए हम कोई ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे हैं या ब्रेकिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं, कहने का मतलब उसे तोड़ने के लिए जो प्रतिबल हम लगा रहे हैं वो पदार्थ पर निर्भर करता है या नहीं करता। तो हमने जब लेक्चर देखा था तब भी देखा था कि किसी भी वस्तु का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है यानी कि वो प्रतिबल जिससे लगाने पर या जिससे ज्यादा प्रतिबल लगाने पर हमारी वस्तु टूट जाती है वो उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। यानी कि हर पदार्थ का अपना अलग ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो पदार्थ के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, there are two wires of same material and same length, while the diameter of second wire is 2 times the diameter of first wire. Then the ratio of extension of diameter of first wire, then what will be the ratio of extension produced in the wire by applying same load? यानी कहने का क्या मतलब है कि दो तार आपको दिए गए हैं सेम मटेरियल के और सेम लंबाई के, यानी कि उनका पदार्थ भी सेम है और लंबाई भी सेम है, लेकिन जो दूसरा तार है उसका जो व्यास है वो पहले तार के व्यास का दुगुना है। ये हमें स्थिति दी गई है। फिर ये कहता है कि जो एक्सटेंशन होता है यानी कि लंबाई में, इस तार की लंबाई में जो वृद्धि होती है पहले तार की लंबाई में और दूसरे तार की लंबाई में, वृद्धियों का अनुपात आपको बताना है अगर आपने दोनों तारों पर सेम लोड लगाया है। कहने का क्या मतलब है, दो तार दिए गए हैं, उनका पदार्थ सेम है, उनकी लंबाई सेम है, एक का व्यास जो है वो पहले के व्यास का डबल है और हमने सेम लोड यानी कि सेम भार दोनों पर लटकाया है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर हमने भार लगाया है तो तार की लंबाई में वृद्धि होगी, तो हमें ये बताना है कि पहले तार और दूसरे तार की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उनका अनुपात क्या है। तो देखिए यंग के प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया हमारा F अपॉन ए और अनुदैर्ध्य विकृति हो गई हमारी डेल्टा L अपॉन एल। यहां से हम डेल्टा एल का मान निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एल का मान हमें मिलता है F अपॉन ए इंटू एल अपॉन वाई। जब आप इसका पक्षांतरण करेंगे समीकरण का तो आपको ये मिल जाएगा। ए जो है वो होता है हमारा क्षेत्रफल जिसे हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। अब अगर दोनों पर सेम बल लग रहा है, इसका मतलब सेम लोड लगाया गया है, इसका मतलब F का मान समान होगा, लंबाई हमें समान दी गई है और मटेरियल भी समान दिया है दोनों तारों का, इसका मतलब y का मान भी समान होगा। तो ये तीनों चीजें तो सेम है, तो डेल्टा L1 और L2 जो है वो केवल डिपेंड करेंगी उनकी त्रिज्याओं पर, और कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर पे डिपेंड करेंगी, यानी कि इसका हमें फाइनल आंसर मिल जाता है 4:1। क्यों? क्योंकि पहले तार का व्यास है वो दूसरे तार का डबल दिया गया है, इसका मतलब पहले तार की त्रिज्या जो है वो दूसरे तार की त्रिज्या की डबल होगी, तो R2 का मान हो जाएगा हमारा 2 इंटू R1। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4:1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था कि एक शार्प नाइफ जो होता है यानी कि तीखा चाकू जो होता है, उससे जब हम कोई चीज काटते हैं तो वो आसानी से कट जाती है, लेकिन अगर वो चाकू है उसकी धार आगे से खराब हो गई है मान लीजिए, यानी मोटा हो गया है, तो उससे काटने में हमें परेशानी होती है। इसका कारण आपको बताना था। तो देखिए, जब मान लीजिए आपको कोई एप्पल काटना है, कोई सेब काटना है और आपको चाकू लिया, उस चाकू की अगर वो शार्प है यानी कि तीखा है तो सेब आसानी से कट जाता है, और अगर उसकी धार खराब हो गई है, आगे से मोटा हो गया है, तो कटिंग नहीं हो पाती। एक्चुअली इसका रीजन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को चाकू से काट रहे हैं तो हम उसके ऊपर बल लगाते हैं जिसकी वजह से उस वस्तु पर दाब लगता है। जैसे हम चाकू से सेब काट रहे हैं तो हम चाकू पर काटने के लिए जो जोर लगाएंगे उसकी वजह से चाकू पर, सेब पर दबाव पड़ता है। दाब का फॉर्मूला होता है F अपॉन ए, यानी फोर्स बटे बल बटे क्षेत्रफल। अब फोर्स तो आप उतना ही लगा रहे हैं चाहे चाकू आपका मोटा है या धार वाला है, लेकिन जब वो चाकू मोटा है तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होने की वजह से दाब का मान कम हो जाता है। इसी के विपरीत अगर वो शार्प है तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, कम होने की वजह से उस पर जो लगने वाला दाब है वो ज्यादा हो जाता है,
जिससे कि वो आसानी से कट जाता है। तो दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? मोटा चाकू होगा, उसका जो क्षेत्रफल है जो दाब लगा रहा है वो ज्यादा होगा और पतले वाले का कम होगा। इसकी वजह से दाब का मान दोनों कंडीशंस में अलग अलग होता है। जहां ज्यादा दाब लगेगा वहां पर आसानी से कट जाएगा और जहां कम प्रेशर लगेगा वहां हमें काटने में परेशानी होगी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या चीज है, यानी कि निरपेक्ष दाब जो है वो क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो होता है जीरो प्रेशर, यानी कि वैक्यूम जो है, वैक्यूम के सापेक्ष जो प्रेशर है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। बाकी इसकी डिटेल डेफिनेशन आपको देखनी है तो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की थी, वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चार एप्लीकेशन बतानी है आपको पृष्ठ तनाव की। मैंने यहाँ पर 5-6 स्पेसिफाई की है और कुछ एप्लीकेशंस मैंने अपने लेक्चर में स्पेसिफाई की थी। तो आपको जो भी कोई याद रहे आप चार एप्लीकेशंस, वो चार एप्लीकेशंस आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं डिटेल्ड आंसर दे रही हूँ। आपके एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन आता है आप उस हिसाब से अपने आंसर को छोटा या बड़ा कर दीजिएगा। तो जो चार इसने चार पूछी हैं, मैंने जो एप्लीकेशंस यहाँ लिखी हैं वो देख लीजिए। एक सुई जो है वो पानी के ऊपर, अगर पानी के अंदर आप सुई डालते हैं तो वो सुई पानी के अंदर डूबती नहीं है, तैरती रहती है। ये एक एग्जांपल होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का। दूसरा है कि जो हम धोने के पर्पज से हम गर्म पानी का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर कपड़े गर्म पानी से धोए जाएं तो वो ज्यादा साफ धुलते हैं, या फिर और कोई चीज की क्लीनिंग करनी है तो थोड़ा सा गर्म पानी हो तो अच्छे से हो पाती है। तो इसका क्या रीजन होता है कि गर्म करने से सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया जो है वो पानी का बढ़ जाता है और उसकी वजह से पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। तीसरा है, कहीं कोई जमा हुआ पानी होता है उसके अंदर मच्छर के जो अंडे होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, इसका कारण भी पृष्ठ तनाव ही होता है। फोर्थ है, जो हमारी टूथपेस्ट होती है उसके अंदर सोप होती है हल्की सी, आपने देखा होगा जब हम ब्रश करते हैं तो झाग उठते हैं। तो वो सोप जो होती है वो क्यों मिलाई जाती है? ताकि ये सरफेस टेंशन को कम करे और आसानी से मुंह में स्प्रेड हो जाए, यानी कि फैल जाए। पांचवा एग्जाम्पल होता है, सरफेस टेंशन जो है वो कारण होता है, आपने देखा होगा बारिश में जब हम छाता यूज करते हैं तो पानी उसके अंदर से नहीं जाता, वो पानी को रोक लेता है। तो उसका कारण भी है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है वो पानी को छाते का जो कपड़ा है उसके जो पोर होते हैं, उसके जो छेद होते हैं उन छेदों में जाने से रोकता है। और सिक्स्थ दिया है कि जो डिटॉल जैसे एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनका सरफेस टेंशन लो होता है, यानी कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये आसानी से फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अशुद्धियां मिलाने का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर क्या है कि जो हाईली सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो शीघ्रता से घुल जाते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, जबकि जो धीरे धीरे घुलने वाले पदार्थ होते हैं वो पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, यानी कि ससंजक और आसंजक बल क्या होते हैं। तो देखिए, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक ही पदार्थ के जो अणु हैं उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहलाता है। जबकि अलग अलग प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जो है
वो एडहेसिव या आसंजक बल कहलाता है। यानी एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला अगर आकर्षण बल है तो ससंजक बल होगा, और अगर जो अणु हैं जिनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है वो अलग अलग प्रकार के हैं तो उसके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो आसंजक बल कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हुक के नियम से हमें ई मिलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति। तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी निकाय पर जो अप्लाई किया गया स्ट्रेस है यानी कि प्रतिबल है उसका उस बॉडी के अंदर जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसके साथ अनुपात, यानी कि किसी वस्तु पर लगाए गए प्रतिबल का उस वस्तु में उत्पन्न विकृति से अनुपात जो है वो प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है।